आज हम राजभाषा के रूप में हिंदी की विकास यात्रा पर दृष्टि डालेंगे। भाषा संप्रेषण का माध्यम और संपर्क का साधन होने के साथ साथ संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन व संवहन का संसाधन भी होती है। मातृभाषा से वैयक्तिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि का बोध होता है। राष्ट्रभाषा समाज को स्वदेशी भावबोध से अनुप्राणित करती हुई वैश्विक धरातल पर राष्ट्रीय स्वाभिमान की विशिष्ट पहचान स्थापित करने की सुदृढ़ व्यवस्था करती है। और संपर्क भाषा देश, काल, पात्र के बीच समन्वय स्थापित करती है। राजभाषा शासन प्रशासन में जनता जनार्दन की पहुंच का प्रावधान कराती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में संविधान सभा का गठन सन 1947 में हुआ था। उसी समय यह निर्णय लिया गया कि सरकारी कामकाज की भाषा हिंदुस्तानी या अंग्रेजी होगी। बाद में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द रखा गया। संविधान सभा की 11 से 14 सितंबर 1949 की बैठक में देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार संविधान में राजभाषा से संबंधित व्यवस्था की गई। राजभाषा का अभिप्राय है राजकाज की भाषा, शासकीय प्रयोग की भाषा, जनता और सरकार की भाषा, प्रजा और राजदरबार की भाषा। इस प्रकार हमारी जनभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा स्वतंत्र भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सदियों से हिंदी ही एक ऐसी भाषा रही है जो भारत के विस्तृततम भूभाग में किसी न किसी रूप में लिखी जाती रही, पढ़ी जाती रही तथा संपर्क का प्रमुख माध्यम रही। हिंदी भारत के जन जन की भाषा रही है तथा हमारी राष्ट्रीयता के स्वरूप को प्रतिबिंबित करती रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी ने राष्ट्रीय एकता के सबल सूत्र के रूप में कार्य किया। इसी वजह से हिंदी जनमानस ने इसे राष्ट्रभाषा की तरह सम्मान दिया। हालांकि स्वतंत्र भारत के संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं बल्कि शासकीय प्रयोजनों के लिए भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया। इसी उद्देश्य से संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक प्रावधान किए गए। 14 सितंबर 1949 से लेकर आज तक संवैधानिक प्रावधानों एवं संकल्पों के आधार पर हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 120(1) और 343 से 351 तक भारत संघ की राजभाषा के संबंध में अलग अलग प्रावधान है। इसका प्रारंभिक उल्लेख अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार हुआ है: संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। उसी अनुच्छेद के खंड 2 में यह व्यवस्था की गई है कि इस संविधान के आरंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। अनुच्छेद 120(1) के अनुसार संसद का कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में चलाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त सदस्य विशेष को सभापति या अध्यक्ष के आदेश से अपनी मातृभाषा में विचार व्यक्त करने का प्रावधान भी है। अनुच्छेद 351 संविधान विषयक भाषा नीति का मुख्य अंग है। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि भारत सरकार संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द संपदा ग्रहण करते हुए हिंदी का विकास इस रूप में करेगी
कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के समस्त तत्वों की सम्यक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन सके। अंकों के मामले में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को अपनाया गया तथा देश की समस्त प्रमुख प्रांतीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर राष्ट्रीय महत्व की भाषा का दर्जा दिया गया। इसके अनुसार संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास प्रसार हेतु प्रयत्न करेगी, जिससे वह सारे देश में प्रयुक्त हो सके। सन 1963 में संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम जारी किया गया और उसके पश्चात राजभाषा संशोधित अधिनियम द्वारा घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी राजभाषा के रूप में कार्य करेगी। साथ ही अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सह राजभाषा के रूप में होता रहेगा। सन 1976 में राजभाषा नियम लागू किया गया। इसके नियमों के अनुसार तमिलनाडु को छोड़कर पूरा देश अपना कामकाज हिंदी में कर सकता है। इसमें 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई। क्षेत्र क से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। क्षेत्र ख से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। क्षेत्र ग से क्षेत्र क और क्षेत्र ख में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। राज्य आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि किस प्रकार से किए जाएंगे, यह द्रष्टव्य है। केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे, और यदि उनमें से किसी को भी कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका अनुवाद हिंदी में भी भेजा जाएगा। केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र ख में स्थित किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो को पत्रादि सामान्यतया हिंदी में होंगे, और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। परंतु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के आश्रित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाए और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए, तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे। अब क्षेत्र ख के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। केंद्रीय कार्यालय के कार्यालय से क्षेत्र ग में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे। उपनियम 1 और 2 में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र ग में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क या ख में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य के किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे,
और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधा और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अवधारित करेगा। क्षेत्र क में स्थित केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच जो खंड क या खंड ख में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न है, पत्रादि हिंदी में होंगे। क्षेत्र क में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र ख या ग में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं, परंतु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अवधारित करे। क्षेत्र ख या ग में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं, परंतु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अवधारित करें। अब हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में क्या महत्ता है उसकी? हिंदी भारत के जनमानस की भाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है और साथ ही शासकीय प्रयोजनों के लिए भारत संघ की राजभाषा भी है। अपने प्रथम 3 रूपों में हिंदी पल पल परिवर्तित होने, बदलते रहने के लिए स्वतंत्र है। उसका उपयोग करने वाले अपनी आवश्यकता अनुसार देश, काल, पात्र के अनुसार उसका प्रयोग करने को स्वतंत्र है। उस पर कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं। तभी तो बिहार की भोजपुरी, मैथिली, मगही और वज्जिका, उत्तर प्रदेश में ब्रज, अवधी, हरियाणवी, राजस्थानी मिश्रित हिंदी भी हिंदी ही है। उड़ीसा, असम और बंगाल की अपनी हिंदी है। तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की अपनी हिंदी। मुंबई या हिंदी का तो अंदाज ही अलग है। इतनी व्यापक और स्वतंत्र सत्ता वाली सर्वग्राही हिंदी के प्रयोग एवं प्रयोक्ता सीमातीत है। न व्याकरण का कोई बंधन, न शैली की कोई रोक टोक, न शब्दों के लिए अटकना, न उच्चारण के लिए भटकना, सब कुछ बंधन रहित। उसमें एक रूपता की मांग की न आवश्यकता रही है और न ही उसका औचित्य। मगर जब सवाल राजभाषा का आता है तो उसकी अपनी सीमा है, अपना देश और अपना परिवेश है। देश, काल, पात्र चाहे जो भी रहे, हिंदी के इस रूप में, राजभाषा के रूप में एक रूपता की आवश्यकता महसूस की जाती रहेगी। बिना एक रूपता इसे ज्यों की त्यों नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि एक ही संस्था या एक ही कार्यालय में इन तमाम रूपों को अपनाने से भाषा की अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो उसकी अस्वाभाविक मौत की जिम्मेवार होगी। इसीलिए यह बहुरूपता, इसी कारण से यह बहुरूपा हिंदी अपने अलग अलग रूपों में तो भारत संघ की राजभाषा नहीं हो सकती। हिंदी को एक व्यापक स्वरूप के साथ साथ एक रूपता प्रदान करना था, उसके लिए आवश्यक एवं ग्राह्य शब्दावली तैयार करना था। राजभाषा से संबंधित आयोग और समितियां अपना काम करती रही। उनके सुझावों और सिफारिशों के फलस्वरूप राजभाषा अधिनियम एवं नियम बने, विभिन्न कार्यक्रम बने, जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारी, अनुवादक आदि नियुक्त हुए। यानी कि एक पूरी मशीनरी तैयार की गई, उन्हें साधन संपन्न बनाया गया। उन साधनों के रूप में उन्हें वे ही शब्दावलियां सौंपी गई जो संबंधित विषय के तत्कालीन श्रेष्ठ विद्वानों से तैयार कराई थी। अब कार्यान्वयन मशीनरी के लिए आवश्यक हो गया कि वे देशव्यापी संस्थाओं के कार्यालयों में प्रयोग में लाई जाने वाली राजभाषा के स्वरूप में एक रूपता लाने के लिए उन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग करें। इस प्रकार एक ऐसी हिंदी उपजी जिसे सरकारी हिंदी कहा जाने लगा। हिंदी के अनुप्रयोगात्मक आयामों को सरकारी
गैर सरकारी कार्यालय आदि में अपनाने पर जोर एवं प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। हिंदी को प्रशासनिक, कार्यालयी व व्यावसायिक स्तरों पर प्रयोग में लाने के लिए शब्दावली निर्माण के साथ साथ हिंदी में कार्य करने के लिए कंप्यूटर, टेलीप्रिंटर व अन्य यांत्रिक साधनों की व्यवस्थाएं व सुविधाएं प्रदान की जा रही है। हिंदी राजभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है तथा देश विदेश में व्यापक रूप से प्रयुक्त हो रही है। इसलिए इसका मानकीकरण रूप में शिक्षण और लेखन न किया जाए तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 1961 में वर्तनी आयोग का गठन किया गया था। हालांकि इससे पहले देवनागरी के मानकीकरण की दिशा में प्रमुख कदम शिव प्रसाद सितारे हिंद ने उठाया, जब उन्होंने क, ख, ग, ज, फ 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज शुरू किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन के जरिए खड़ी बोली को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया। अयोध्या प्रसाद खत्री ने प्रचलित हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी और ठेठ हिंदी का प्रचार किया। उन्होंने खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग ईस्वी सन 1900 से 1920 सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के मानकीकरण का सवाल सक्रिय रूप से और आंदोलन के रूप में उठाया। युग निर्माता द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के जरिए खड़ी बोली हिंदी के प्रत्येक अंग को गढ़ने संवारने का कार्य खुद तो बहुत लगन से किया ही, साथ ही अन्य भाषा साधकों को भी इस कार्य की ओर प्रवृत्त किया। द्विवेदी जी की प्रेरणा से कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण के नाम से एक वृहद व्याकरण लिखा। छायावादी युग 1918 से 1937 व छायावादोत्तर युग 1936 के बाद में हिंदी के मानकीकरण के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए, परंतु भाषा का लिखित स्वरूप मोटे तौर पर स्पष्ट था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मानकीकरण पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू हुआ, क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया, जिससे हिंदी पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा। मानकीकरण की दिशा में अनेक गैर सरकारी प्रयास काका कालेलकर समिति 1941, नागरी प्रचारणी सभा समिति 1945, आचार्य नरेंद्र देव समिति 1947 के रूप में सामने आए थे, परंतु समन्वय के अभाव में एक रूपता नहीं ला सकी थी। अत्र केंद्र सरकार के तत्वावधान में यह कार्य हुआ और 1980 में अंतिम सुझाव के साथ ही देवनागरी लिपि का मानकीकृत रूप जारी किया गया और सिफारिश की गई कि एक रूपता के दृष्टिकोण से इनका ही अनुसरण किया जाए।